जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को कक्षा 10 के साइंस का पार्ट 1 खूब अच्छी तरीके से समझाया। मॉडल पेपर का साइंस मॉडल पेपर का पार्ट ए यानी खंड का यानी फिजिक्स के प्रश्न को खूब अच्छी तरीके से समझे। सब में खूब अच्छी जानकारी मिली। अब पार्ट बी यानी केमिस्ट्री का जो खंड खा होता है, इसमें जो केमिस्ट्री के प्रश्न होते हैं कक्षा 10 के यानी रसायन विज्ञान के जो प्रश्न होते हैं, ये हम समझते हैं कि ये कैसे होगी। जैसे कि अभी तक समझ रहे थे कि हर एक प्रश्न में कि इसका जिसे भी जो ऑप्शन होगा ये कहाँ लगेगा, ये कहाँ लगेगा, ये सारी चीजें समझना यही बहुत बड़ी चीज होती है। ये जानना जरूरी होती है। अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो ना, 2 मॉडल पेपर अगर सॉल्व कर ले रहे हो तो तुम्हारा 75% कहीं गया नहीं है, कहीं नहीं गया है। बस ईमानदारी से तुम लगा उसको सॉल्व जरूर करना, है ना? समझ गए? तो अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि तुम्हारे सामने एक प्रश्न है 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y, है ना? एरो 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl में Y का मान क्या होगा? Y का मान जानने के लिए सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि देखिए यहां पर जो परमाणु है, पहले देखते हैं यहां पर वो परमाणु कौन सा नहीं है। पहले Fe देखते हैं, 2Fe ये तो है हमारा। Cl3 Cl2 ये भी है हमारा। और 2 2 जा 4 4s2 यानी मतलब हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ दो हाइड्रोजन भी पूर्ण है। अब हमारा क्या नहीं है? ऑक्सीजन की संख्या 2, ये ऑक्सीजन की संख्या 2 ना, ऑक्सीजन की संख्या 2 नहीं है, मतलब ऑक्सीजन की संख्या 2 और यहाँ ऑक्सीजन है 4, तो यानी हमें यहाँ ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन होना चाहिए, है ना? 2 ऑक्सीजन होना चाहिए और प्लस एक यस, यहाँ पर यस नहीं दिख रहा है ना, है ना? तो यानी यस होना चाहिए, यानी एक यस होना चाहिए, है ना? तो यस और 2s2, तो देखो यहाँ पर यस अकेले ये तो नहीं होगा। अब S2 तो हमारा पूरा S2 नहीं होगा, है ना? तो SO2 ये हो सकती है ना? तो Cl क्लोरीन की भी नहीं जरूरत है। तो कहने का मतलब SO2 होगा यहाँ हमारा। Y इक्वल क्या होगा? SO2। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ गए इस बात को? सही आंसर का जवाब देना बहुत बड़ी जरूरत होती है बस, लेकिन हम रट्टा मार के कर लेते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हो जाती है। रट्टा ना मारे। देख रहे हो तुम्हारे सामने, अच्छा एक बार एक बच्चे ने कहा था कि सर मेरे किताब में या मेरे इस फला जगह पर जो भी है, मेरे यहाँ पर ये यस है। तो खुद सोचो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे सामने सब करके दिखाया ना। परमाणुओं की संख्या इधर भी, परमाणुओं की संख्या इधर भी, दोनों जगह बराबर हो जाए, यही तो होती है ना? जल्दी इसको लिख लो, फिर हम आगे बताएं। चलो ये भैया, अब देखते हैं कि तुम्हारे सामने एक अगला प्रश्न है कि निम्न में दुर्बल अम्ल है। अब दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल इसको समझा दिया था ना। देखो दुर्बल अम्ल प्रबल अम्ल की ये परिभाषा ज्यादा दिमाग पे नहीं रखनी, सीधी सी बात जानो, जो लगभग 100% पानी में घुल जाए वही प्रबल अम्ल होता है, जो पानी में ना घुले वही दुर्बल अम्ल होता है। सीधी बात, एक बात पूरी झक्कास, है ना? कि मतलब जो पूरी तरह पानी में घुल जाए वही प्रबल अम्ल, जो ना घुले दुर्बल अम्ल, है ना? अब इसमें देखो, जैसे प्रबल अम्ल में मैंने बताया था ना, Cl H2SO4 और मतलब सारे नाम बताए थे ना, तो ये प्रबल अम्ल होते हैं। और दुर्बल अम्ल कौन? जैसे हाइड्रोसायनाइड हो गया और एथेनोइक अम्ल हो गया, मेथेनोइक अम्ल हो गया, ये सब दुर्बल अम्ल है ना। ये ज्यादातर घुलने वाले नहीं होते, है ना? तो यही है जितना अम्ल है। तो ये अब इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है? ये प्रबल अम्ल है ना? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये सीधी तरह जला में घुल जाएगी ना, तुरंत ही घुल जाएगी, है ना? और फिर ये CN ये नहीं घुलेगी, ये दुर्बल है ना? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब ये HNO3 ये भी दुर्बल है, ये सॉरी ये भी प्रबल है ना? और H2SO4 ये भी प्रबल है ना? बस एक ही दुर्बल है ना? ये नहीं घुलेंगे, ये नहीं घुलेंगे, इनके साथ
CH3COOH, ये भी नहीं घुलेंगे। और इनके साथ एक और है, वो भी नहीं घुलेंगे, इनके भाई साहब HCOOH, ये भाई साहब, ये दोनों भाई साहब नहीं घुलेंगे, है ना, ये दोनों भाई साहब नहीं घुलेंगे। समझ गए ना, जल्दी लिख लो। अगला प्रश्न कह रहा है किसी धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व क्या हो सकते हैं? जल में विलेय है, यह तत्व क्या हो सकती है ना, जल में विलेय है, यह तत्व क्या हो सकती है? ऑप्शन है कैल्शियम। कैल्शियम तो जल में विलेय है ना, हड्डियां उड्डियां टूटने पर यही तो दवाइयां खाते हैं, है ना, कैल्शियम है तो खाते हैं, है ना, तो ये जल में विलेय है ना, तो इस पर टिक लगाओ, कैल्शियम कह रहा है। हम तो कह रहे हैं कि इसमें कार्बन है, कार्बन, ये विलेय नहीं है भैया। और तीसरा है सिलिकॉन, लोहा, तीसरा सिलिकॉन, चौथा लोहा। ये भैया विलेय तो ये दोनों नहीं है ना, तो साफ साफ तो कोई भी जो पढ़ा नहीं होगा कभी वो भी लगा देगा, है ना, तो भैया यही साफ साफ है भाई साहब, ये सही होंगे, है ना, यही भाई साहब सही है ना। जल में विलेय केवल कैल्शियम है भैया इसमें, इन ऑप्शन में, है ना, तो बाकी जल में विलेय जितने भी, और विटामिन को मैंने बता दिया था, जल में विलेय विटामिन क्या क्या होते हैं, है ना, जल में विलेय विटामिन, विटामिन में कई बार आ जाता है जल में विलेय विटामिन, तो उसको ध्यान देना। एक बार अब आ गई दिमाग में, मान लीजिए विटामिन के बारे में आ जाए तो देखिए A B C D E K, ये आ जाती है ना, यही विटामिन है। तो जल में विलेय विटामिन कौन कौन से हैं? बी और सी, यही जल में विलेय विटामिन है ना, बाकी सब भैया विलेय है, सब वसा में, सब वसा में, है ना, समझ गए इस बात को। चलो अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है, चलिए भैया, निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित है? ओए होए 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 होए, किसमें कीटोन समूह है भैया? इसमें मैंने बताया ना, देखो एल्डिहाइड का क्या होता है? एल्डिहाइड का होता है HCHO, एच या RCHO, है ना, एच या RCHO, है ना। और कीटोन का फिर बीच में बताया था, बीच में कीटोन बताया था, कीटोन का RCOR, यानी एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा हो, दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़ा हो। इसको खूब अच्छी तरीके से समझा दिया था, है ना, इसको खूब अच्छी तरीके से समझाया था। फिर कीटोन के बाद कार्बोक्सिलिक होती है, क्या होती है? कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक में क्या होती है? एक कार्बन है, डबल बॉन्ड और तो है ही, और दूसरी तरफ OH जुड़ा रहे, और ये भैया, ये भाई साहब ये रहेंगे, R भी हो सकते हैं, H भी हो सकते हैं, है ना, है ना। फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड का सूत्र इसमें होता है, और फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल का सूत्र इसमें होता है, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड का सूत्र इसमें होता है ना। ये तो मैंने पहले पूरी तरह समझा दिया। अब रही बात तुम्हें समझने की कीटोन की, तो कीटोन का होता है RCOR, यानी RCOR। तो भैया देखो, R का मतलब है CH3 होना चाहिए, एक कार्बन हो, इससे डबल बॉन्ड हो जुड़ा हो, और CH3 होना चाहिए, है ना, ये तुम्हें होना चाहिए ना। तो देखिए किसमें है हमारा, इसमें तो HCHO है, ये तो भैया एल्डिहाइड कंपनी का है ना, एल्डिहाइड कंपनी का है ना। मुंडी नहीं हिलाना भैया, अगर आज भी मुंडी हिला दिया समझ लो मुंडी हिल ही रही है तुम्हारी। एल्डिहाइड बताओ, ये जान रहे हो ना, ये एल्डिहाइड का है ना, एल्डिहाइड का है। और देखो OH लग गई है, OH लग गई है, किस भाई साहब की कंपनी से है? कार्बोक्सिलिक कंपनी के हैं, है ना। और देखो ये भी CH3 हो गई है, और यहाँ H देखो यहाँ पर CHO है ना, R या CHO, तो देखो यहाँ R आ गई है तो CHO हो गई ना, तो ये भी भाई साहब इस कंपनी के हैं, है ना, ये तीनों तो मिल गए। अब देखो यहाँ R, ये CH3 को R कहा जाता है ना, R, ये CO, ये BR, तो किस कंपनी के हैं? कीटोन के हैं। कहा यहाँ जा रहे हो यार, ये है भाई साहब कीटोन कंपनी के,
है ना, ये है कीटोन कंपनी के, यानी चौथा नंबर हमारा सही है। समझ गए इस बात को, है ना, ये भाई साहब कीटोन कंपनी के हैं। क्लियर है इतनी बात। फिर इसके बाद अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए ऑप्शन है धावन सोडा, बी ऑप्शन बेकिंग सोडा, सी ऑप्शन फिटकरी, और डी ऑप्शन विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण से ही तो हम स्विमिंग पूल में डालते हैं, जो पनिया बढ़िया सुंदर सुंदर हो जाती है ना, ब्लीचिंग पाउडर, है ना। और ब्लीचिंग के बारे में तो बहुत जानते हैं आजकल के बच्चे, है ना। समझ गए ना भैया। तो इसका ऑप्शन, इसको मिटा दें। चलो, इसके बाद जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए 12, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए ऑप्शन है ए धावन सोडा, बी बेकिंग सोडा, सी फिटकरी, फिटकरी नहीं फिटकरी होता है, हाँ फिटकरी, हाँ हाँ खरी नहीं है भैया, ये टा है, ये जल्दी, तुम भैया हमारी राइटिंग या देखना, है ना, फिटकरी। और फिर उसके बाद चौथा है विरंजक चूर्ण, है ना। जल्दी आओ भैया। देखो ये भैया, तो ये धावन सोडा तुम्हें तो पता है ना, धावन सोडा को से क्या धोते हैं, है ना, नहाते भी हो, है ना, लेकिन चेहरा फफोड़ा कर देता है बड़ा, है ना। अच्छा हाँ, एक बात और, ये तनु जल में झाग नहीं देता, है ना, मृदु जल में, इसको पहले बता दिया था, है ना। तो ये धावन सोडा कपड़ा धोने के लिए, हाँ अब जो तनी, अब साबुन हल्का पानी डाले हो और उस पर साबुन रगड़ो, फिनाए झाग नहीं देगा, है ना। तनु जल में, थोड़े जल में झाग नहीं देगा, फिर उसके लिए ढलर ढलर पानी डालते रहते हो, है ना, तब जब फनुआ, हाँ, है ना। चलो, अब बेकिंग सोडा को, बेकिंग सोडा ये खाने के वो सही करती है ना, डाइजेशन सही करती है ना, ये डाइजेशन सही करती है ना, ये कपड़ा धोने में, और बेकिंग सोडा, ये खाने का सोडा भी इसे कहते हैं, खाने का सोडा, है ना। और फिटकरी से क्या करते हैं, फिटकरी दाढ़ी बनाने में सारे काम आते हैं ना, है ना। और विरंजक चूर्ण में कटे फटे पर, देखो कटे फटे या चीनी जो होती है, फिर सुनो, फिटकरी जो होती है, ये सुनो पहले, फिटकरी जो होती है, ये जो चीनी होती है, चीनी वगैरह को साफ करने में इसका काम आता है, जो सफेद में खूब सुंदर सुंदर चीनी दिखती है ना, है ना, इसको इसको साफ करने में फिटकरी का काम होता है। अरे तो भैया तुम बहुत करोगे, है ना। और कटे फटे में, कटे फटे पे, हाँ, कटे से खून रोकने के लिए, कटे से खून रोकने के लिए, काटे नहीं कटे थे भैया, मैं नहीं लिखा। और विरंजक चूर्ण, ये भैया ये पानी साफ करने में, ब्लीचिंग पाउडर, मतलब ये मुंह साफ करने के लिए, मतलब कभी ब्लीचिंग वही लगाते हैं ना, जो कभी नहाएंगे नहीं, एक दिन चले जाएंगे ब्लीच करके पूरा चमड़वा निकाल दे, और फिर अब रोज नहाया करो तो साफ रहो। अब तुम महीनों में एक बार नहीं, आजकल लड़कों भी बहुत लगाते हैं, चिंता ना करो। लड़के तो, अब लड़कियां भले ब्लीचिंग कम करती हो, लेकिन लड़कों तो रोज मेकअप किट पे पहुंचे रहते हैं। है ना।
तो विरंजक चूर्ण पानी साफ करने में, ETC, है ना, ये सारी चीजें काम आती हैं, समझ गया ना। तो हमारा सही जल को जीवाणु रहित बनाने में ये विरंजक चूर्ण का काम आता है ना, समझ गया इस बात को, ठीक है, जल्दी इसको कर लो। हाँ, अब अगला प्रश्न हमारा कह रहा है एसिटिक अम्ल का IPSC नाम। एसिटिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल यानी अम्ल तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में ही आएगी ना, है ना। एसिटिक अम्ल, ध्यान देना, मैंने पिछले लेक्चर में तुम्हें खूब अच्छी तरीके से IPSC नामकरण में समझाया है, नहीं तो अगर नहीं समझ पा रहे हो वीडियो जाकर वहां से देख लेना, है ना। तो एसिटिक अम्ल, देखो ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका जो सूत्र होता है, एक कार्बन है, एक कार्बन से OH ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, दूसरी तरफ हमारा R या हाइड्रोजन लगा रहेगा, ये हमारा रहेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में, है ना, ये हमारी तो रहेगी। अगर मान लेते हैं हाइड्रोजन है, अगर मान लेते हैं कि देखो, अगर मान लेते हैं R है, अगर मान लेते हैं R है, ये H है, तो HCO और OH, तो इसका सूत्र हो जाएगा HCOOH, तो इसका नाम होगा, साधारण नाम मैंने इसका बताया था, एक कार्बन है तो फार्मिक अम्ल, है ना। और अगर इसका एक कार्बन है तो मेथ होगा ना, मेथ प्लस एल्केन समूह से है एन, ये तो रहेगी ही रहेगी। अब इसका जो अनुलग्न होता है, इसका ओइक अम्ल होता है, क्या, ओइक अम्ल, है ना, जबकि कीटोन का होता है ओन और एल्डिहाइड का होता है अल, है ना, और इसका होता है ओइक अम्ल। तो यहां पर कहोगे मेथ धन एन मेथेन धन ओइक अम्ल, तो मेथेनोइक अम्ल, समझ गए इस बात को। तो इसका मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा, है ना। तो वहां पर कह रहा है कि क्या था सूत्र में, यहां पर कह रहा है एसिटिक अम्ल, तो ये तो हो गई मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल। अगर यहाँ पर ये R होता, H रहेगी, तो ये मैंने बता दिया। और अगर R है, RCOOH, अगर ये है तो R के स्थान पर CH3COOH, है ना, CH3COOH, है ना। तब क्या होगा, अब यहाँ पर एक दो कार्बन हो गए ना, कार्बन की संख्या 2 हो गई, है ना, तो 2 हो गई कार्बन की संख्या, तो इसको क्या कहेंगे, एक कार्बन पे मेथ होता है, 2 कार्बन पे एथ, तो यहाँ पर करोगे एथ, क्या करोगे, एथ प्लस एन तो लगाओगे ही, प्लस ये ओइक अम्ल, प्लस ओइक अम्ल, तो ये मिलाकर कर लोगे क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। और इसका अगर तुमसे पूछ ले कि इसका साधारण नाम क्या होगा, तो ये देखो, एक कार्बन है तो यहाँ फार्मिक अम्ल हो गया, 2 कार्बन है तो एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल, समझ गए इस बात को। अब यहाँ पर ऑप्शन तुम्हारा क्या क्या दे रहे हैं कि एथेनॉल, है ना, यहाँ पर अब इसको मिटाएंगे, ये वाला एथेनॉल का सूत्र क्या होगा, एथेनॉल एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल और प्रोपेनोइक अम्ल। तो चलो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पर पहला एथेनॉल जरूरत है, एथेनॉल, ऑप्शन एथेनॉल, और दूसरा ऑप्शन एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, तीसरा मेथेनोइक अम्ल, चौथा ऑप्शन है प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। ये देखो यहाँ पर, ये समझना बहुत जरूरी है भैया। तो यहाँ पर देखो एथेनॉल, आल, एथेनॉल, है ना, तो आल लगाना है ना,
तो ये कहाँ होगा? एथेनॉल का हमारा सूत्र होता है, एल्कोहल का है ना, एल्कोहल का एथ है, एथ है तो दो कार्बन यानी C2H। अब एल्केन का सूत्र जो होता है, एल्केन से ही एथेनॉल बनेगी, तो CnH2n+2 से हम निकालेंगे, वहां पर एल्कोहल जोड़ेंगे, OH यानी C2H7 OH जोड़ देंगे, तो इसका सूत्र हो जाएगा C2H7 OH। कहां से कैसे निकालेंगे? यहाँ CnH2n+1 करने के बाद यहाँ पर एक OH जोड़ देंगे, एक OH जोड़ देंगे, तो कार्बन संख्या 2 है, तो n के स्थान पर C2H, 2 2 जा 4 +1 5 हो जाएगा ना, यार 7 कर दिया यार, 5 2 2 जा 4 1 5 OH। तो एथेनॉल का सूत्र हमारा ये होगा ना, C2H5OH, है ना। और एथेनोइक का सूत्र मैंने ये बता दिया ना, एथेनोइक का सूत्र यही होगा, है ना, एथेनोइक का सूत्र। और मेथेनोइक जो फार्मिक अम्ल होता है, यही तो है मेथेनोइक, है ना, यही तो होगा मेथेनोइक, है ना। और फिर प्रोपेनोइक, तीसरा है प्रोपेनोइक, इसको समझ लो, ये थोड़ा समझ लो, प्रोपेनोइक, यही जब हमारा सूत्र आर है ना, यही जो आर है, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही जब C2H5 यहाँ पर C जब कार्बन संख्या 3 हो जाए, तो यानी C2H5COOH, जब कार्बन संख्या 1 2 1 3 हो गई, तो हमारा सूत्र बन गया प्रोपेनोइक, है ना। समझ गया इसे, है ना, समझ गए ना। तो इस बात को समझ गए, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि तुम्हें खूब अच्छी तरीके से समझ में आए कि इसका रिपीट कैसे करना है ना। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए अब अगला प्रश्न, खंड खा। अब गा खा कंप्लीट हो गई, यानी हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री संबंधी जितने प्रश्न थे, सब खूब अच्छी तरीके से तुम्हें समझाया, सब में पूरा मजा आया। सब पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा, मैंने बताया था कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण पत्तियों पर होती है ना, है ना, पत्तियों पर होती है। तो इसमें ऑप्शन है यानी 14 में जड़ में, तने में, पत्ती में और पुष्प में। तो ये पत्ती में है ना, पत्तियों में क्लोरोफिल वहीं से भोजन प्राप्त करता है ना, क्लोरोफिल की वजह से, है ना। और फिर के बाद 15वां कह रहा है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ये ग्लाइकोलिसिस मैंने कोशिका द्रव्य में बता दिया था ना, है ना, और इसका सबसे अच्छा मैंने कक्षा 9 में पढ़ाया था, है ना, याद होगा। ग्लाइकोलिसिस ये कोशिका द्रव्य में होता है ना। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में कोशिका द्रव्य में पूर्ण होती है ना। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में पूर्ण होती है ना। और इसमें ये कहा जा रहा है, इतनी बात समझ गए। बाकी राइबोसोम ये डीएनए और आरएनए में पाया जाता है ना। आरएनए में राइबोस न्यूक्लिक एसिड पाई जाती है ना। और माइट्रोकांडिया ये हमारा क्या होता है, इसको पावर हाउस कहा जाता है ना, हमारे शरीर की पावर हाउस कहा जाता है। कहने का मतलब ये शरीर में जो एटीपी द्वारा ऊर्जा प्रदान कर देता है, जो ऊर्जा देता है, यही तो माइट्रोकांडिया ही तो देता है शरीर में ऊर्जा, है ना। और फिर इसके बाद अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, ये मतलब इसी में जो ऊतकों को बेहतर बनाती है, वो यही काम क्रिया करती है ना। तो समझ गए इस बात को, यानी कहने का मतलब इसमें ऑप्शन है, कहने का मतलब इसमें ऑप्शन है कोशिका द्रव्य में बी, राइबोसोम में सी, माइट्रोकांड्रिया में डी, अंतः
अंतःप्रद्रवी जालिका, है ना। तो ये जालिका क्या होती है, ये तो कोशिका द्रव में हमारी ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया पूरी होगी, है ना। राइबोसोम ये आरएनए में पाया जाता है, ये आरएनए में होता है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया ये ऊर्जा प्रदान करता है ना, शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। जालिका क्या करती है, ये जैसे कोशिका में, ये कोशिका में कक्षा 9 में समझाया था खूब अच्छी तरीके से, और खूब अच्छी तरीके से पढ़े भी हो। कोशिका में ये पार्ट कक्षा 9 का है, लेकिन समझना बहुत जरूरी होता है। जो कोशिका होता है, कोशिका में परिसंचरण करना, कोई चीज जैसे ब्लड हो गई या और सारी चीज परिसंचरण करना, वो यही काम करता है। और जैसे बाहर, कोशिका के बाहर हो गई, ये प्रोटीन हो गई, प्रोटीन वगैरह का निर्माण करना, ये यही काम करता है ना, यही काम करता है। तो कोशिका में परिसंचरण, परिवहन तंत्र, परिवहन तंत्र का कार्य करना, और प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन संश्लेषण करना आदि का काम ये करता है। समझ गया इस बात को, है ना। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, ये कह रहा है आपातकालीन हार्मोन को स्रावित करता है, आपातकालीन हार्मोन को, हाँ। तो ये अधिक, यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन है ए पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, बी थायराइड, ए तो ये बड़ा एडवांस स्मार्ट समझा था का, हाँ। एक हम पागल है, चारों ऑप्शन बताओ तही भाई साहब मोबाइल की हो गया फिर, समझा। यही लिए हो हिया पढ़ाई ठीक से करा। थायराइड, थायराइड, सी सी लैंगर, लैंगर हैंस की द्वीपिका, द्वीपिकाएं, और डी अधिवृक्क। तो मैंने बता दिया ना, इसको कई बार बता दिया हूं। जब ये प्रक्रिया हो रही थी, जब लाइव प्रोसेस बता रहा था, तो वहीं पर मैंने बताया था ना कि ये हार्मोन्स का ये जो इमरजेंसी यानी आपातकालीन हार्मोन्स को बनाने वाला यही होता है, अधिवृक्क यही बताता है। देखो इसके बाद कह रहा है मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है। मटर के शुद्ध लंबे, शुद्ध लंबा है तो क्या होगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी, कैपिटल टी टी ना, शुद्ध बौना है स्मॉल टी टी, है ना। तो एक लंबा एक बौना आया तो शुद्ध लंबा, और अशुद्ध मतलब इसका फिर जो निषेचन करा के मैंने पूरा बताया था, है ना। तो यहां पर इसका ऑप्शन हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन ए दिया है कैपिटल टी टी, बी इक्वल कैपिटल टी, सी इक्वल स्मॉल टी टी, और डी स्मॉल टी कैपिटल टी। तो देखो अगर ये तो पहली बात ये शुद्ध होगा, है ना, ये कैपिटल टी टी शुद्ध है ना, और ये बिल्कुल अशुद्ध है ना। ये शुद्ध लंबा है, ये शुद्ध लंबा है, और ये शुद्ध शुद्ध बौना है ना। ये अशुद्ध है भैया, इसमें लंबा भी हो सकता है बौना भी हो सकता है ना। तो ये बात है ना। तो और इसमें भी यही प्रक्रिया है। तो शुद्ध कौन सा, शुद्ध लंबा है ये, शुद्ध बौना है ये, है ना। तो इसको मैंने उसमें समझा दिया था। फिर इसके बाद दूसरा कह रहे हैं 18वां, 18वां कह रहे हैं कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग, इसको खूब अच्छी तरीके से समझाया था। इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन है 18 का पुंकेसर, पुंकेसर ये तो
पुष्प में ये पुरुष वाला भाग होता है ना। ए बी वर्तिका, वर्तिका। सी अंडाशय और डी बीजांड। तो देखो ये तो पुरुष वाला जो भाग होता है ना। तो पुष्प में जो पुरुष वाला भाग होता है ये होता है, वर्तिका जो स्त्री वाला भाग होता है जिससे जाती है ना। और अंडाणु यहीं पर बैठकर पुष्प फल बनाता है, तो पुष्प का फल यहीं बनता है, पुष्प का फल यहीं बनता है ना। पुष्प का फल यहीं बनता है ना। 19वां क्या कह रहा है, 19वां आओ देख ले। 19वां कह रहा है निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। कौन सा? ए ऑप्शन कह रहे हैं, ए ऑप्शन कह रहे हैं घास, गेहूं तथा आम। ऑप्शन तब तक सोचते रहो। बी, बी बी घास, बकरी तथा मानव। घास, घास बकरी, घास खाए बकरी, बकरी खाए मानव। है ना। अगला बकरी, गाय तथा मानव। बकरी, गाय और मानव, है ना। और डी क्या है? डी है, इसको उठा। डी क्या है? घास, मछली, बकरी। घास, बकरी, मानव, है ना। अब इसका जल्दी बताओ। ये है, ये डी वाला ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ कर दिया। डी में है घास, मछली तथा बकरी। मछली का घास नहीं खाती? हाँ, मछली। अच्छा ये बात तो है। चलो मान लेते हैं घास से गेहूं, गेहूं घास खाएगा, लेकिन गेहूं आम खाएगा। है ना। लेकिन इसका ऑप्शन क्या कह रहे हैं, मतलब ये कह रहे हैं निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आहार श्रृंखला तो घास, गेहूं, ये तो भैया ये तो आहार है, लेकिन श्रृंखला का कोई मतलब नहीं है। तो घास खाए बकरी, बकरी खाए मानव, ये तो हो सकते हैं, है ना। लेकिन बकरी खाए घास, अच्छा बकरी खाए गाय, और गाय नहीं, ये नहीं, ये मजेदार नहीं है ना। इट इज नॉट फेयर। देयर इज नॉट एग्जिस्ट इन दिस टाइप। है ना। घास, मछली, बकरी। घास खाए मछली, हाँ ये तो खाती है, लेकिन बकरी, बकरी कहाँ मछली खाएगी, है ना। ये अपवाद है। अच्छा ये अपवाद है, कह रहे हैं कि एक बच्चा सर ये अपवाद है, तो ये अपवाद है। बकरी अपवाद किस लिए भैया? का बकरी मछली खा सकती है का? हाँ, कभी हो ही नहीं सकता। देयर इज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। कि कभी बकरी मछली नहीं खा सकती, है ना। मानव मछली खा सकता है, लेकिन बकरी मछली नहीं खा सकती। समझे? तो इसका आंसर बकरी ये होगा, ऑप्शन बी। समझ गया इस बात को? चलो अब इसका अब लास्ट देख लेते हैं, ऑप्शन का लास्ट कहा। चलो लास्ट देख लेते हैं। निम्न में परितंत्र का भौतिक घटक है। परितंत्र का भौतिक घटक यानी
19। अब 20वां देख लो भैया, 20वां लास्ट देख लो भैया। निम्न में परितंत्र का भौतिक घटक, ए नाइट्रोजन, बी आर्द्रता, सी कवक, डी प्रोटीन। ये भैया कह रहे हैं कि निम्न में से परितंत्र का भौतिक घटक है, परितंत्र का भौतिक घटक है ना, परितंत्र का भौतिक घटक यही है आर्द्रता, है ना, समझ गए ना। कुल मिला के सब खूब अच्छी तरीके से समझ गए। यहाँ पर देखो सब कुछ तुम्हें समझना जरूरी है, और मैं कह रहा हूं कि 18 तारीख तक तुम्हें हर किताब से, चाहे फिजिक्स, मतलब चाहे साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सबका कम से कम 3-3 मॉडल सेट कंप्लीट करनी है। समझ लो तुम्हारी हो गई बल्ले बल्ले। जो नहीं किया मॉडल पेपर सॉल्व, समझ लो उसको अब बिल्कुल नहीं पड़ेगी पल्ले, है ना। तो समझ लो अगर जिंदगी में करना है बल्ले बल्ले तो मॉडल पेपर कर लो भैया पूरी सॉल्व, है ना, नहीं तो नंबर आएगी थल्ले थल्ले। समझ गए ना, है ना। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद अगला